संसद की खबरों के साथ जहां पर सुरक्षा में चूक के मामले पर आज भी हंगामा जारी रहा। आज संसद के दोनों सदनों से 67 सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। संसद में आज क्या क्या हुआ, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेते हैं लक्ष्मण, जो निलंबन हुए हैं, बड़ा नंबर है जो निलंबित कर दिए गए हैं और उसमें अधीर रंजन चौधरी जैसे नाम भी शामिल हैं। क्यों हुए हैं ये सस्पेंशन? देखिए, सारे सस्पेंशन जो हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हंगामा लगातार जारी था और आज का हंगामा ज्यादा आक्रामक था। और आक्रामक इतना था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 घंटे पहले जब हम आप बात कर रहे थे तब ये संख्या कम थी और ये संख्या मुश्किल से 44 के आसपास थी। अब ये संख्या बढ़ करके 81 हो गई है। कुल निलंबित सांसदों की संख्या सिर्फ आज में कहें तो निलंबित सांसदों की संख्या 67 है। यानी आज लोकसभा और राज्यसभा से दोनों मिला दिया जाए तो 67 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए। इससे पहले 15 दिसंबर यानी शुक्रवार को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद निलंबित किए गए थे और आज लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 34 जो अभी तक नंबर आ रहा है 34 सांसद निलंबित किए गए। तो कुल मिला के 81 विपक्षी सांसद दोनों सदनों से मिला करके निलंबित किए गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह रही कि लगातार दोनों सदनों के जो पीठासीन अध्यक्ष थे, बार बार ये कहा जा रहा था कि अब हंगामा मत करिए, जो जांच चल रही सुरक्षा में चूक के मामले पे जांच की रिपोर्ट आने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन विपक्षी सांसद लगातार गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग करते रहे। विपक्षी सांसद लगातार प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग करते रहे। चूंकि इससे पहले नए सदन में आने से पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें यह तय हुआ था कि इस नए संसद में कोई भी वेल में आकर के हंगामा नहीं करेगा, कोई हाथों में तख्तियां लेकर के हंगामा नहीं करेगा। और इसका जिक्र, उस फैसले का जिक्र बार बार लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष दोनों कर रहे, चेयरमैन कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सांसद नहीं रुके और आकर के हंगामा करते रहे और हंगामा इतना आक्रामक था कि सांसदों को निलंबित करना पड़ा। और निलंबन के बाद अब सवाल उठता है, निलंबन के बाद क्या आगे कार्रवाई चलेगी? चूंकि हंगामा करने वाले सांसद जो है वो काफी हद तक अब उनकी संख्या काफी कम हो गई है, नगण्य रह गए हैं। तो संसद के भीतर तो हो सकता है कि हंगामा उतना ना रहे, लेकिन संसद के बाहर सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए अभी से संकेत मिलने शुरू हो गए। तो ये एक बड़ी घटना है आज के लिए संसद में, वो भी संसद, नए संसद के इतिहास में कह सकते हैं पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। जी शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। इधर संसद से सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोल दिया है। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की। एएसआई ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश कर दी। एएसआई ने 1500 से ज्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी है। इसमें एएसआई ने ज्ञानवापी के सर्वे में पाई गई चीजों को सूचीबद्ध किया है। ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले हैं। इनमें डीएम की निगरानी में रखा गया था। एएसआई की ओर से सर्वे रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ही पेश की जाए और बिना हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत ना हो। वहीं हिंदू पक्ष ने कोर्ट से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग रखी।
कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हर आदमी को अवलोकन करने का, सुनने का अधिकार है और उसको आप नहीं रोक सकते। आजकल तो कितनी ऐसी हियरिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और यहाँ पे बात हो रही है कि रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए और उसको किसी को दिखाया ना जाए। राम मंदिर की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में, उसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में शाही ईदगाह का भी सर्वे होने वाला है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान आज ये तय नहीं हो पाया कि 3 सदस्यों वाली एडवोकेट कमिश्नर टीम के सर्वे का प्रारूप क्या होगा। मुस्लिम पक्षकारों ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराए जाने की याचिका स्वीकार की थी। याचिका में अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इससे पहले काशी और मथुरा का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो क्या 2024 के चुनाव में फिर से हिंदुत्व की थीम चलेगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर 2024 का चुनाव फिर हिंदुत्व की थीम। अब बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में कई दिनों से जारी बुल्स का जोश आज डाउन हो गया और इसी के चलते बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 169 अंक गिरकर 71,315 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 38 अंक गिरकर 21,419 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो पीएसयू शेयरों में रही, वहीं रियल्टी, बैंकिंग और एफएमसीजी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझाएंगे हमें हमारे साथ है सुमित। आज बाजार के हाईलाइट्स क्या थे, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा सा फीका था फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिहाज से, जहां पर बाजार के जो सबसे बड़े इंडिसेस थे वहां तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा था। निफ्टी बैंक थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बढ़िया थी। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन था और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 1800 शेयर तेजी में और करीब 1100-1200 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आईटी थोड़ी बहुत खरीदारी में था, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में बैंक, रियल्टी थोड़ा प्रेशर में कामकाज करते हुए दिख रहे थे। शुगर जैसे सेक्टर आज तेजी में थे। डिफेंस जैसे शेयरों में तेजी थी। पीएसयू शेयरों में आज भी खरीदारी थी। पीएसयू बैंक कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है वो मार्केट में ज्यादा काम कर रही थी और फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा कोई अच्छा रुझान या तेजी का रुझान वहां पर नहीं था। सुमित, एक्शन की बात करें तो वो कहां दिखाई दिया सबसे ज्यादा? तो शुरुआत करता हूं हमारे निफ्टी गेनर्स के साथ, जहां पर आज जो अपमूव था वो बजाज ऑटो ऐसे शेयरों के अंदर या अदानी पोर्ट जैसे शेयरों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बजाज ऑटो करीब 3% ऊपर, हिंडाल्को 1.5% ऊपर, सन फार्मा 1.5% ऊपर और करीब 1.5% की ही तेजी अदानी पोर्ट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज पावर ग्रिड 2.5% नीचे था, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% नीचे और आईटीसी करीब 1.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में टीम लीज 8% ऊपर रहा, टीटीएमएल 7% ऊपर रहा, प्रिंस पाइप 6.5% चढ़ा और साथ ही साथ यूटीआई एएमसी में भी करीब 6-6.5% की तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में स्वान एनर्जी लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, गुजरात अंबुजा 2.5% नीचे, आर्चन केमिकल करीब 3% नीचे और एसजेवीएन 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और मेजरली आज जो अपमूव था वो थोड़ा बहुत फार्मा स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अगर आप एफ एंड ओ के टॉप गिनर देखेंगे तो वहां पर भी फार्मा के शेयर थे जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। राइट सुमित, तो ये बता रहे थे हमें मार्केट का ताज़ा आज का अपडेट। बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। और आने वाले समय में डिफेंस और रेलवे वाली कंपनियों में अच्छा पैसा बन सकता है, ऐसा कहना है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा का। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी बड़ा है और इस थीम में आगे काफ़ी तेज़ी दिख सकती है। पिछली बार भी जब तेजी हुई तो डिफेंस का ऐसा या रेलवेज का ऐसा कोई स्पेसिफिक थीम नहीं था। हाँ, रोड्स पोर्ट्स में हमने काफी एक्शन देखी थी, पोर्ट्स में काफी इन्वेस्टमेंट की है हमने, रोड नेटवर्क में काफी 15 साल से हमने काफी इन्वेस्ट किया है, लेकिन डिफेंस और ये जो रेलवे है उसमें कम फोकस था। ये फोकस पिछले 3-4 साल से आया है। डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको इंडिजिनाइज करेंगे और उसको हम एक्सपोर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आई वुड से नए डेवलपमेंट्स है और उसकी वजह से जो सेक्टर्स कंप्लीटली अंडर द रडार थे अब उभर के आ रहे हैं और ये थीम स्ट्रक्चरल है। मेरे ख्याल से ये 1 साल की थीम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म थीम है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस काफी चल चुके हैं
सो डाउन द कर्व ऑफ कोर्स वी हैव टू बी मोर केयरफुल, बट अगर हम सेल्स की बात करें, टॉप लाइन की बात करें, तो ये मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम है। इधर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज 18 दिसंबर से खुल गई है। निवेशक 22 दिसंबर तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इशू प्राइस 6,199 रुपये प्रति ग्राम है। ऑनलाइन खरीदने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है मनीषा गुप्ता। तो जी मनीषा, हमारे कमोडिटी एडिटर, बताइए कैसे निवेश करना है और बाकी क्या डिटेल्स हैं इस स्कीम के बारे में। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा, ये तीसरी ट्रांच है और लगातार हमने इसमें बढ़त आते हुए देखी। अगर पिछले 2 ट्रांचेस की बात करें तो 23 टन सोना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में यहाँ पर भारतीय निवेशकों ने लिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एज एन आप इंडियन होने चाहिए गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए, तो चाहे आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, चैरिटी या यूनिवर्सिटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो काफ़ी सारी यहाँ पर एलोकेशंस हैं जो सरकार की तरफ से दी गई हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि RBI इसे इशू करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी बैकिंग करती है, तो ये बहुत ही सेफ तरीका है सोना खरीदने का अगर आप सोने को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे लेना चाहें। और अब तक 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और अब तक 120 टन सोना इस लिहाज से यहाँ पर लिया जा चुका है। जो 2015 में लोगों ने सोना लिया था उन्होंने ऑलमोस्ट 128% का मुनाफा यहाँ पर देखा है और सोने के भाव तो यहाँ से आगे चढ़ेंगे ही, साथ ही साथ 2.5% सालाना आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो क्लियरली जिन्होंने इस ट्रांच में यहाँ पर निवेश करेंगे वो इसकी 5 साल कम से कम और 8 साल मैच्योरिटी तक अगर इसको होल्ड करते हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। तो काफ़ी सारे इसके फ़ायदे यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसको आप कोलैटरल के तौर पर यूज़ करते हैं, आपको एक होल्डिंग सर्टिफिकेट मिलता है इसके लिए। और जो लोग सोना पहनना नहीं चाहते, और हम में से सबसे ज़्यादा लोग सोना लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही खरीदते हैं, तो आप 8 साल के लिहाज से 8 साल में जहाँ पर सोना आगे जाने वाला है उस तरह के बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप पिछला 1 साल या पिछले 2 साल भी देखें तो सोने में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। तो माना यही जा रहा है कि एक तो बेहतर रिटर्न्स, ऊपर से इंटरेस्ट और टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता। तो सभी लिहाज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश का मौका एक अच्छा है। जी शुक्रिया। सरकार ने लोकसभा में नया टेलीकॉम बिल पेश कर दिया है। अंतिम बिल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बिल में से OTT की परिभाषा हटाई गई है। वहीं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनियों को स्पेक्ट्रम मुफ्त में मिलेगा। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, ये नया टेलीकॉम बिल है, क्या क्या प्रावधानों में यहाँ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, CNBC आवाज़ की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। CNBC आवाज़ ने ही अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि सरकार नया टेलीकॉम बिल लोकसभा में पेश करने जा रही है। पिछले साल सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी किया था। कई सारे बदलाव हमको अंतिम बिल में देखने को मिले हैं। ड्राफ्ट में सरकार ने कहा था कि OTT ऐप्स के लिए रेगुलेशन लेकर के आया जाएगा, लेकिन अंतिम बिल में सरकार ने इनके ऊपर रेगुलेशन लाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देने वाली कंपनियां हैं उनको स्पेक्ट्रम सरकार बिना नीलामी के देगी, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। कई सारी कंपनियां इसमें आने की तैयारी कर रही हैं, खासतौर पे कि स्टारलिंक है, अमेजन है, वनवेब है, रिलायंस जियो है। ये चारों कंपनियां स्पेस के लिए कम्पीट कर रही है, तो सरकार इन कंपनियों को जल्दी ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई है उसकी पोस्ट को और उसके चेयरमैन की पोस्ट को और उनके मेंबर की पोस्ट को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। दोनों के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, निजी लोग हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो टेलीकॉम कंपनियों पर पहले पेनल्टी लगती थी किसी भी गलती करने पर, तो अधिकतम 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती थी, उसको घटा दिया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियों पर मात्र 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी। कई सारे बड़े बदलाव हमको इस बिल के जरिए देखने को मिलेंगे। ये बिल ये भी दावा कर रहा है कि आम आदमी को अनचाही कॉल से छुटकारा मिलेगा। अब सरकार ने लोकसभा में इसको पेश कर दिया है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर बहस होगी। दोनों सदनों में पास होने के बाद ये एक्ट में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद सरकार इसको लागू करने की तैयारी करेगी। जी शुक्रिया। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने एक नए AI प्लेटफॉर्म कृत्रिम का ऐलान किया है। उनका दावा है कि इसे खास तौर पर भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसी पर करेंगे चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। कृत्रिम AI असली लड़ाई। वाराणसी से दिल्ली तक का सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। PM मोदी ने वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे में प्रयागराज और कानपुर होते हुए दिल्ली का सफर तय करेगी। वहीं वाराणसी दौरे के दौरान PM मोदी ने लोगों से 9 संकल्प का आह्वान किया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट से लेकर प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करना शामिल है।
आग्रह है बूंद बूंद बचाइए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए। इस रूट पर दूसरी वंदे भारत चलने से लाखों यात्रियों को फायदा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी दीपाली नंदा पहुंची और उन्होंने बाकायदा ट्रेन का जायजा लिया। वाराणसी से नई दिल्ली का सफर वंदे भारत ट्रेन में करेंगे, उनका स्वागत रेड कारपेट से किया जाएगा। कोच के अंदर लेकर चलो, उससे पहले किन फैसिलिटीज से लैस ये वंदे भारत है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक कोच के अंदर और बाहर इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट मिल जाएगी, यानी अगर किसी भी यात्री को कुछ इमरजेंसी है वो यहाँ पर ये बटन दबाकर सीधा लोको पायलट से बातचीत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं फर्स्ट एड किट भी है। कि आप देख सकते हैं मेरे साथ इस कोच में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो है ये स्कूली बच्चे। अलग अलग जगह से, अलग अलग स्कूल से ये बच्चे यहाँ पर आए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली बार ये लोग वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से बात करेंगे। आप क्या पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं? यस मैम। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको, मतलब कैसी लगी वंदे भारत ट्रेन? मैम बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी, आप बताएं? मैम अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। यस। ठीक है, तो वंदे भारत ट्रेन बच्चों को बहुत अच्छी लगी और हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट करते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वो बच्चों से भी बातचीत करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भी यात्री हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप कहाँ तक जा रहे हैं इस वंदे भारत ट्रेन में? मैं दिल्ली के लिए चल रहा हूँ और ये वंदे भारत से ये तीसरी जर्नी मेरी है। बड़ी सुखद जर्नी है। बनारस या वाराणसी की बात करें तो अब यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। इसी की वजह से जो डिमांड है यहाँ पर रेल की वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर सर्विसेज की बात देखें तो मोर और लेस जो पहली वंदे भारत ट्रेन है उसी की तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि लगेज स्पेस इसके ऊपर है, नीचे इस तरह की रीडिंग लाइट का ऑप्शन पैसेंजर्स को दिया जाएगा, चार्जिंग सॉकेट्स है, हर एक सीट में फुट रेस्ट है, पानी की बोतल को रखने का स्टैंड है और जो सबसे अच्छी बात है कि जो इसकी सीट्स है, कुशन सीट्स है, काफी कंफर्टेबल ये सीट्स है। तो चलिए अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हफ्ते में 6 दिन ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। मंगलवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी और इसके किराए की बात की जाए तो कमोबेश जो अभी इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसी के हिसाब से है। चलिए, तो ये एक और वंदे भारत की सौगात वाराणसी वालों को। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। एक बार फिर से कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। वजह इसका नया वेरिएंट JN.1 का भारत में मिलना। केरल में एक महिला जो सिंगापुर से आई थी उसमें एक वेरिएंट की पुष्टि हुई है और आपको बता दें कि JN.1 वेरिएंट विदेशों में एक बार फिर से कोरोना को तेज़ी से फैला रहा है। सिंगापुर में तो एक ही हफ्ते में 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं। इस नए वेरिएंट को लेकर सरकार भी काफ़ी अलर्ट है। अस्पतालों में कोविड फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है, साथ ही मास्क पहनने को लेकर भी कहा जा रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक और ख़तरनाक बताया जा रहा है। इससे दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोग भी सेफ नहीं हैं। ऐसे में अब केरल सरकार अलर्ट मोड पर है। तमिलनाडु अब तक चक्रवर्ती तूफान मिग्जॉम के असर से उबर भी नहीं पाया है। राज्य फिर से भीषण बारिश का कहर झेल रहा है। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हुए हैं। तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, तेनकासी और कन्याकुमारी जिलों में झमाझम बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 7 दिनों के लिए तमिलनाडु के कई शहरों में भारी बारिश के आसार भी हैं। बारिश के चलते आज प्रभावित जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंकों की छुट्टी कर दी गई है। NDRF और SDRF के 250 से ज़्यादा जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इधर शिमला में बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानियों का इंतजार खत्म हो गया है। शिमला स्केटिंग रिंक में आइस स्केटिंग के लिए बर्फ जम चुकी है। इसके चलते आज से स्केटिंग का रोमांच शुरू हो गया। यहाँ लोगों ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्केटिंग की। इस दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा स्केटर्स ने
आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाया और आने वाले वक्त में इस संख्या में और बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि इस बार देरी से आइस स्केटिंग शुरू हुई है, इसके बावजूद भी लोगों में स्केटिंग करने के लिए जबरदस्त उत्साह है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।